स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल क्लास पे डॉक्टर धर्मेंद्र वर्मा में। जी हाँ दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की कक्षा 12वीं हिंदी अनिवार्य की पुस्तक सृजन का पाठ 8। जी हाँ दोस्तों, अध्याय 8 आज हम पढ़ने जा रहे हैं। और इसके पहले जो पाठ 7 हैं कंप्लीट उनके वीडियो बना करके हमने चैनल पर डाले हुए हैं और उनका भी अच्छा रेस्पॉन्स मुझे मिल रहा है। और यदि आपने उनको नहीं देखा तो प्लीज़ आप उन पाठों को जरूर देखें, उसके बाद ही आज यानी कि पाठ 8 जो हम पढ़ेंगे उसको भी आप देखें। चलिए शुरुआत करते हैं। उसके पहले मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ साथियों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिएगा ताकि मेरे और आने वाली अच्छी अच्छी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, उनका लाभ बेनिफिट आपको मिलता रहे। तो लीजिए शुरुआत करते हैं। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 8 कविता के बहाने बात सीधी थी पर कवि हैं कुंवर नारायण। जी हाँ दोस्तों, चलिए सबसे पहले हम कवि परिचय पढ़ते हैं। कुंवर नारायण जन्म सन 1927 ईस्वी में। जी हाँ दोस्तों, आधुनिक काल के कवि हैं कुंवर नारायण। नई कविता आंदोलन के प्रमुख कवि कुंवर नारायण का नाम तीसरे तार सप्तक 1959, ध्यान दीजिएगा, जो तीसरा तार सप्तक है उसका जो समय है वो है 1959 ईस्वी में तीसरा तार सप्तक जो है वो प्रकाशित हुआ था। इसके जो तीसरा तार सप्तक है इसमें अग्रगण्य कवियों में इनका नाम लिया जाता है। वे अपनी रचनाशीलता में इतिहास और मिथक के माध्यम से वर्तमान को देखते हैं। उनका रचना संसार व्यापक है। 1950 के आसपास काव्य लेखन की शुरुआत करने वाले कुंवर नारायण ने कविता के साथ साथ कहानियाँ, लेख व फिल्मी समीक्षाएं भी लिखी। उनका कहना है, कविता मेरे लिए कोई भावुकता की हाय हाय न होकर यथार्थ के प्रति एक प्रौढ़ प्रतिक्रिया की मार्मिक अभिव्यक्ति है। उनके प्रमुख संग्रहों की बात करें तो देखिए, जो प्रमुख कविता संग्रह हैं उनमें है चक्रव्यूह, परिवेश, हम तुम, अपने सामने, कोई दूसरा नहीं व इन दिनों, ये इनके काव्य संग्रह हैं। आत्मजयी तथा वाजश्रुवा के बहाने, ये इनके 2 खंड काव्य हैं। आकारों के आसपास इनका कहानी संग्रह है। इनके अलावा आज और आज से पहले नामक समीक्षा ग्रंथ भी इन्होंने लिखा है। पाठ्य पुस्तक में संकलित कविता, चलिए अब हम देखते हैं पाठ परिचय। तो पाठ्य पुस्तक में संकलित कविता कविता के बहाने भौतिकता एवं यांत्रिकता के दौर में कविता की जो महत्ता है उसको दर्शाती है। कविता की उड़ान असीमित यानी कि सीमातीत है। कविता का खिलना, उसकी महक भी सीमातीत है। बच्चों के असीम सपनों की तरह कविता का दायरा भी असीम है। जहाँ भी जो सृजनात्मक ऊर्जा होती है वहाँ सीमाओं के दायरे स्वतः ही टूट जाते हैं। दूसरी इनकी कविता है बात सीधी थी पर भाषा की सहजता पर बल देती है। ज़्यादा घुमावदार भाषा के चक्कर में कभी कभी सीधी बात भी उलझकर अग्राह्य यानी कि कठिन बन जाती है। अच्छी बात या अच्छी कविता का सृजन सही व सहज शब्द से जुड़ना ही है। तो हमने ये पढ़ा पाठ परिचय और लेखक परिचय। अब हम पढ़ेंगे कविता के बहाने। जी हाँ दोस्तों, 2 कविता इनके इस पाठ में है। तो यहाँ पर मैं बता दूं आपको, आज के इस पाठ में हम कविता के बहाने जो शीर्षक कविता है वो हम पढ़ेंगे। इसके अगली जो कविता है बात सीधी थी पर वो इसके अगले वाले वीडियो में हम पढ़ेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इनकी जो कविता है बहुत ही अच्छी और बहुत ही एक अच्छा मैसेज देती हुई कविता के बहाने। कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने, कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने। बाहर भीतर इस घर उस घर, कविता के पंख लगा उड़ने के माने, चिड़िया क्या जाने। यहाँ पर दोस्तों यदि आप इसका प्रसंग लिखना चाहें तो इस तरीके से लिख सकते हैं कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक सृजन के कविता के बहाने शीर्षक पाठ से लिया गया है। इसके कवि कुंवर नारायण हैं। यहाँ पर कवि के द्वारा कविता को कल्पनाओं की असीम या असीमित उड़ान के जैसा बताया गया है और साथ ही चिड़िया की उड़ान से भी बेहतर या उससे भी असीमित यहाँ पर कविता की उड़ान को बताया गया है। तो इस तरीके से आप इसका प्रसंग आसानी से लिख सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं इसकी भावार्थ की। कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने। कवि कहते हैं कि जिस प्रकार चिड़िया की उड़ान होती है ठीक उसी प्रकार जो कविता है, कविता भी कल्पनाओं की एक मोहक उड़ान होती है। नए नए भावों और नए नए विचार और नए नए कल्पनाओं की एक उड़ान कविता की होती है।
कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने, लेकिन जो कविता की उड़ान है उसको भला चिड़िया क्या जान पाए। अर्थात चिड़िया की जो उड़ान है वह तो बहुत ही सीमित होती है, लेकिन जो कविता है उसकी उड़ान बहुत ही असीम और अनंत होती है। अर्थात कविता की उड़ान तो असीम और अनंत आसमान में उड़ती है, जबकि चिड़िया की जो उड़ान है वह बाहर भीतर इस उस घर, यानी कि चिड़िया की उड़ान तो केवल बाहर या भीतर यानी कि अंदर या बाहर, या फिर इस घर से उस घर, अर्थात चिड़िया की जो उड़ान है वह सीमित होती है, लेकिन कविता की जो उड़ान होती है वह असीम और अनंत होती है, असीमित होती है, उस पर किसी भी तरह का बंधन नहीं होता है। तो चिड़िया की उड़ान जो है उसकी एक सीमा होती है, लेकिन कविता की उड़ान की कोई सीमा नहीं होती है। कविता रूपी जो उड़ान है उस पर कल्पनाओं के पंख लगे रहते हैं कि वह सारी सृष्टि में ही उड़ान भर लेती है। इस प्रकार कविता के पंख लगा उड़ने के माने चिड़िया क्या जाने। जो कविता है, कविता के कल्पनाओं रूपी पंखों से असीमित और अनंत आसमान में उड़ान भरती है। अर्थात जो कविता है उसकी उड़ान बहुत व्यापक होती है और कल्पनाओं के पंख से वह सब जगह, अर्थात जहाँ जहाँ चिड़िया की उड़ान नहीं होती उस जगह भी कविता अपने कल्पना रूपी पंखों के सहारे उड़ान भर लेती है। इस प्रकार भला चिड़िया कविता की इस असीम उड़ान को कहाँ जान पाती है। यहाँ पर जो कवि हैं वो चिड़िया की उड़ान से भी बढ़कर कविता की उड़ान को बता रहे हैं। चलिए शुरू से एक बार और देखते हैं। कवि कहते हैं कि जिस प्रकार चिड़िया की उड़ान होती है उसी प्रकार कविता की भी एक उड़ान होती है। कविता भी चिड़िया की उड़ान के समान कल्पनाओं के पंखों के सहारे उड़ती है, लेकिन जो चिड़िया है उसकी उड़ान सीमित होती है। वह बाहर या अंदर इस घर से उस घर तक ही उड़ सकती है या उसकी उड़ान सीमित होती है। तो चिड़िया की जो उड़ान है वह सीमित होती है, लेकिन कविता की उड़ान असीमित होती है। कविता के पंख लगा उड़ने के माने चिड़िया क्या जाने। तो कवि कहते हैं कि जो कल्पनाओं रूपी पंखों के सहारे कविता उड़ान भरती है उसकी उस असीम और अनंत उड़ान को भला चिड़िया क्या जान पाए। अर्थात चिड़िया की उड़ान कविता की उड़ान के सामने कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर पक्षी की उड़ान सीमित एवं कविता की जो उड़ान है उसका जो क्षेत्र है वो बहुत ही व्यापक और असीमित कवि के द्वारा बताया गया है। चलिए बढ़ते हैं आगे। कविता एक खिलना है फूलों के बहाने, कविता का खिलना भला फूल क्या जाने, बाहर भीतर इस घर उस घर, बिना मुरझाए महकने के माने फूल क्या जाने। देखिए कवि कहते हैं कि जिस प्रकार एक फूल खिलता है, विकसित होता है, ठीक उसी प्रकार जो कविता है वह भी धीरे धीरे फूल की भांति विकसित होती है, खिलती है। अर्थात फूल की तरह ही कविता में भी नए नए रंग और भाव सौंदर्य पनपते हैं। कविता का खिलना भला फूल क्या जाने, लेकिन फूलों की एक सीमा होती है। फूल खिलते हैं और उनकी जो सुगंध है वह बाहर भीतर, अर्थात अंदर या बाहर, इस घर से उस घर, यानी कि उसकी जो सुगंध है वह सीमित जगह तक ही फैल पाती है। लेकिन जो कविता है, कविता एक बार जब लिखी जाती है, लिख दी जाती है, उसके बाद उसकी जो सुगंध है, अर्थात उसका जो भाव सौंदर्य है, उसका जो आनंद है, उसका जो भावार्थ है, वह केवल बाहर भीतर ही नहीं, इस घर से उस घर ही नहीं, बल्कि पूरी सृष्टि में और यहाँ तक कि आज भी, कल भी और हमेशा वह अपने आनंद को, अपने आनंद रूपी या भाव रूपी जो सुगंध है उससे सभी को महकाती रहती है। बिना मुरझाए महकने के माने फूल क्या जाने। कवि कहते हैं जो फूल है वो एक दिन मुरझा जाता है, अर्थात उसका जो समय है वो समाप्त हो जाता है, वह मुरझा जाता है और उसकी सुगंध है वो भी समाप्त हो जाती है। लेकिन बिना मुरझाए महकने के माने, लेकिन जो कविता रूल है वह बिना मुरझाए यानी कि कभी भी नहीं मुरझाता है और हमेशा हमेशा वह लोगों को अपने भाव, सौंदर्य एवं आनंद रूपी जो सुगंधी है उससे महकाता
रहता है, उससे लाभ प्रदान करता रहता है। चलिए एक बार फिर से देखते हैं। कविता एक खिलना है फूलों के बहाने। कवि कहते हैं कि जिस प्रकार फूल धीरे धीरे खिलते हैं, विकसित होते हैं, ठीक उसी प्रकार कविता भी धीरे धीरे खिलती है और विकसित होती है। अर्थात कवि अपने विचारों, भावों और संवेदनाओं के साथ धीरे धीरे बड़े ही प्यार से कविता की रचना करता है। कविता का खिलना भला फूल क्या जाने। और जब कविता खिल जाती है, अर्थात एक बार रचित हो जाती है, तो उसकी जो सुगंधी है, उसकी जो महक है, उसको फूल भला क्या जान पाता है। अर्थात फूल उसको नहीं जान पाता है, क्योंकि फूल की सुगंधी केवल बाहर या अंदर, इस घर से उस घर तक ही फैलती है। अर्थात इसकी एक सीमा होती है। जबकि कविता एक बार लिख जाने के बाद उसका जो रूप सौंदर्य है, भाव सौंदर्य है, उसका जो आनंद है, तो आनंद रूपी जो सुगंध है वह केवल बाहर भीतर ही नहीं, बल्कि बाहर भीतर, इस घर उस घर, अर्थात सर्वत्र, सब जगह और हमेशा, आज भी कल भी और हमेशा अपनी सुगंधी से सभी को महकाती रहती है, लाभान्वित करती रहती है। फूल एक दिन मुरझा जाता है, अर्थात एक समय बाद मुरझा जाता है और उसकी महक समाप्त हो जाती है, जबकि कविता कभी भी नहीं मुरझाती है, वह हमेशा खिली हुई रहती है। अर्थात कविता जो है, उसका जो आनंद है, उसका जो भाव सौंदर्य है, उसका जो अर्थ है, ये सभी उसमें सदैव स्थित रहते हैं। इसलिए कविता कभी भी नहीं मुरझाती है और सदैव सर्वत्र महकती रहती है। अर्थात कविता का जो भाव सौंदर्य है, उसका जो अर्थ है, आनंद है, ये जो आनंद रूपी जो सुगंध है, इन सब से वह सदैव सभी को महकाती, अर्थात लाभान्वित करती रहती है। तो कविता के इस खिलने को भला फूल क्या जाने, अर्थात फूल इसको नहीं जान पाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जो फूल है वह कविता की सुगंध बिखेरने और महकने को कहाँ तक जान पाता है, अर्थात नहीं जान पाता है, क्योंकि जो कविता है वह अपने रसात्मक आनंद से, अपनी भाव सौंदर्य से सभी को सुख देती रहती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कविता एक खेल है बच्चों के बहाने, बाहर भीतर, यह घर वह घर, सब घर एक कर देने के माने, बच्चा ही जाने। कवि कहते हैं कि कविता एक खेल है बच्चों के बहाने, अर्थात जिस प्रकार बच्चों का खेल होता है, अर्थात बच्चे खेलते हैं, ठीक उसी प्रकार कविता भी बच्चों के खेल के समान है। क्योंकि कवि जब कविता लिखता है, उसकी रचना करता है, तब वह भी शाब्दिक क्रीड़ाएं करता है, अर्थात शब्दों के साथ खेलता है। और साथ ही बच्चे जब खेल खेलते हैं तब वह बाहर भीतर, यानी कि अंदर बाहर छिप जाते हैं, यह घर वह घर, यानी कि वह सभी के घरों को अपना समझते हुए सब घर एक कर देने के माने, अर्थात वह सभी के घरों में जाकर के छिप जाते हैं और खेलते हैं। कहने का तात्पर्य है कि बच्चे जब खेल खेलते हैं तब उनमें अपने पराये का भेद नहीं होता है, बल्कि वह किसी भी घर में घुस जाते हैं और वहाँ पर खेलने लगते हैं। ठीक इसी प्रकार जो कवि है वह भी जब कविता की रचना करता है तब वह बच्चों के खेल के समान जो शब्द हैं उनसे खेलता है, और साथ ही वह भी बच्चों के समान ही बिना भेदभाव किए, अर्थात वह अपने पराये के भाव से मुक्त रह करके और अपने मनोभाव को कलात्मक अभिव्यक्ति देता है। कवि कहते हैं कि कविता बच्चों के खेल के समान ही एक खेल है, क्योंकि जिस प्रकार बच्चा खेल खेलता है और अंदर बाहर जाता है, इस घर उस घर, यानी कि वह किसी भी घर में, यानी कि सभी के घरों में चला जाता है और खेल खेलने लगता है, अपने पराये के भाव को या भेदभाव को भुला करके वह सभी के साथ या सभी के घरों में खेल खेलता है। ठीक उसी प्रकार कवि भी जब कविता की रचना करता है तो वह शब्दों के साथ क्रीड़ाएं करता है, शब्दों के साथ खेलता है, और साथ ही अपने पराये के भाव से मुक्त हो करके केवल सभी के कल्याण के लिए अपने जो भाव है, यानी कि मानवीय मनोभाव है, उनको कलात्मक अभिव्यक्ति देता है। सब घर एक कर देने के माने, बच्चा ही जाने। अपने पराये के भेद को भूलने का जो अर्थ है, अर्थात जो अपने पराये के भेद को भूलने का जो आनंद है, उसे केवल बच्चा ही जान पाता है। इस प्रकार जो कवि है वह भी सभी मानवीय
जो भावनाएं संवेदनाएं हैं उनको लेकर के अपने मनोभावों को कलात्मक अभिव्यक्ति देता है। तो इस प्रकार कवि यहाँ पर इस कविता में जो चिड़िया की उड़ान है और साथ ही फूल का खिलना है, उन सब से बढ़कर के कविता को श्रेष्ठ मानता है। तो दोस्तों, ये थी आज की कविता आप सभी के लिए, बहुत ही प्यारी कविता, कविता के बहाने। जी हाँ दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी और समझ में आया होगा। फिर भी आपको कोई दिक्कत हो आप इसे एक बार और देख सकते हैं। यदि अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं अगले वीडियो में इसी पाठ की एक और कविता बात सीधी थी पर, उसको हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।